हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति और वेलकम है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज एक नया टॉपिक है, इसमें लिया है मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें बेसिक्स हैं जो आपको नेक्स्ट यूजी पीजी और यूजीसी नेट के लिए भी जो आपके माइनर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, वो इसमें से कवर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी बोलेंगे इसे। ये क्या होता है? अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कर्व क्या बताता है कि हम टू गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम इसमें मान के चलेंगे कि टू गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज टेक्निक्स लग रही है और कौन कौन से हमने जैसे लेबर, कैपिटल या फैक्टर्स कौन कौन से लिए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको इस नामों से भी जाना जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू सॉल्व द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये जो टूल है ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफ़ी यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। फिर इसकी कुछ मान्यताएं हैं। इकोनॉमिक्स में मोस्टली हर चीज़ एजम्पशंस पर ही डिपेंड करती है। हमें ये सब कुछ मान के चलना पड़ता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड है, कुछ अनचेंज्ड हैं, एज यू नो। तो इसके एजम्पशंस क्या है? द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। सभी रिसोर्सेज अपने काम पे लगे हुए हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कोई भी मशीनरी है, वो क्या है, फुली एम्प्लॉयड है, यानी कि वो पूर्ण रूप से काम कर रही है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है उसमें। द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकते। द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी भी अनचेंज्ड है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होता। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए जो एक फैक्टर है वो हर जगह एक सा मतलब इक्वली एफिशिएंट नहीं है, एक सा काम नहीं करेगा। कोई भी दो गुड्स बनाने के लिए जो एक फैक्टर है वो दोनों ही गुड में एक सा काम नहीं करेगा, उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, चेंज होती है। So if resources are transferred from the production of one good to another, अगर कभी उस फैक्टर को हम चेंज करते हैं, एक गुड के प्रोडक्शन से हटा के दूसरे गुड के प्रोडक्शन में अगर लगाते हैं तो क्या होगा, इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें एक टेबल दे रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है और एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें टेबल में देखेंगे क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने वीट ले रखा है, पल्सेस ले रखा है और यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये कॉस्ट का क्या मतलब होगा कि हमने एक गुड बनाने के लिए दूसरी गुड के कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम यह क्या कर रहे हैं, पल्सेस जो दालों का है, दालों का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। एक गुड को इंक्रीज करने के लिए दूसरी गुड को हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए कि एक यूनिट बढ़ाई है तो यहाँ पे एक सेक्रीफाइस किया, यहाँ फिर एक यूनिट बढ़ाई तो 2 का सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 1 की तो यहाँ पे 3 का किया। जैसे जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं, दूसरे गुड का प्रोडक्शन क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस शेड्यूल और डायग्राम से क्या क्लियर होता है, यहाँ पर देखते हैं। द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस देन बी प्रोड्यूस्ड आर ABCDE, ये सारे प्रोडक्शन हैं यहाँ पे। एंड इकोनॉमी हैज़ टू चूज आउट ऑफ दिस वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। अब इसमें इकोनॉमी चाहे तो ये ले सकती है कि सिर्फ दालों का ही उत्पादन करे या सिर्फ यहाँ पे वीट का करे, दाल का करे, वो एक अलग कॉम्बिनेशन में ले सकती है। और यहाँ पे हो सकता है वो सिर्फ वीट ही करे, दाल का प्रोडक्शन ना करे। तो इसमें से वो कोई भी पॉइंट का ले सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑल्सो क्लियर दैट प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज्ड। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी गुड है उसका अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो सेकंड का क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा।
तो इसमें ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा होगा जो कि हम आगे देखते हैं इसका रीज़न क्या है। द पीपीसी कर्व हैज़ 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़। पीपीसी कर्व की क्या है, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट। इट इज़ बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, हम प्रोडक्शन एक गुड का बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दूसरी गुड के प्रोडक्शन को घटाते चलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन पीपीसी इज नेगेटिव स्लोपिंग, ये इनवर्स रिलेशन की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव स्लोप करेगा। द शेप ऑफ द पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इट इज सो बिकॉज द मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइट। अब ये कॉन्केव क्यों है, कॉन्केव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए क्या हो रही है, राइज होती जा रही है। वो राइज होने की वजह से क्या होता है, ये कॉन्केव होती है। जब डिमिनिशिंग होती है तो ये कॉन्वेक्स होता, जो कि बेस्ट होता है। बट यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे एमओसी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ये कॉन्केव है। अब यहाँ पे ये देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, या इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। द एमओसी इज द रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड। क्या बोल रहा है, क्वांटिटी है एक आउटपुट की, उसकी वन कमोडिटी की हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, एक और यूनिट दूसरी कमोडिटी की लेने के लिए हम पहली कमोडिटी के जितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, उसकी एमओसी हो जाएगी। दिस एमओसी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई। हम लॉस कर रहे हैं, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसका हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि हमें एडिशनल यूनिट किसकी चाहिए, एक्स की। प्रोड्यूस्ड व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम एक्स टू वाई, क्योंकि हम उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें एक्स का ज़्यादा करना है तो हमें फैक्टर्स को क्या है, एक्स की साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वाई का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा एक्स का इंक्रीज करने के लिए। तो एमओसी कैसे कर सकते हैं, यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस्ड, यानी कि फिर वाई में कितना चेंज हुआ, एक्स में चेंज करने से वाई में कितना चेंज हुआ, क्योंकि हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो वाई ही डिक्रीज होता जाएगा। बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं होते हैं, सोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, तो हमें एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो फिर इसमें है शेप्स होती है, 3 तरह की शेप्स होती है पीपीसी की, जैसा कि एक पहले मैं बता चुकी हूँ, कॉन्केव होती है। कॉन्केव क्यों होती है, क्योंकि एमआरटी जो एमओसी है वो क्या होती है, राइजिंग होती जाती है, इसकी वजह से ये कॉन्केव होगा। और जब ये एमओसी कांस्टेंट रहती है, जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा था 1:1, ये जैसे आता जा रहा था 1:1 में, 2:1 में, ऐसा आता जा रहा था। अगर यही चलता रहे, एक ही चीज चलती रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये होता है इफ एमआरटी इज फॉलिंग देन पीपीसी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर एमओसी फॉलिंग होती है, डिमिनिशिंग होती है, तो क्या होगा, ये कॉन्केव हो जाएगा, जो कि बेस्ट शेप होती है। हमेशा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, डिमिनिशिंग होनी चाहिए, तभी हम प्रॉफिट में रहते हैं। अदरवाइज हम एक गुड के प्रोडक्शन में दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बट जब अगर ऐसा ना करना पड़े हमें, तो ही वो क्या होता है, बेस्ट होता है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिया हुआ है शर्ट इन मिलियंस में लिया हुआ है और कार्स इन थाउजेंड्स में ली हुई है। हम एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है, शर्ट की प्रोडक्शन हो रही है और सेकंड कार की प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि हम इसमें 2 गुड ही मान के चल रहे हैं कि 2 गुड के प्रोडक्शन में कैसे काम कर रहा है ये। तो शर्ट से पहले हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ओनली 200, ठीक है, ये हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने शर्ट बनाना शुरू किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, कार का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। हमें 10 कार्स को क्या हुआ, सेक्रीफाइस करना पड़ा एक शर्ट की यूनिट के लिए। फिर हमने एक और अगर यूनिट बनाई है तो हमने फिर कितना किया, 20 का सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 10 का, 20, 30, 40, एक यूनिट ये बढ़ाने के लिए हमें इसका कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एमओसी कैसे करेंगे, जैसे 140 माइनस 100, यहाँ पे 40 और 4 माइनस 3 1, तो एमओसी कितनी हुई, 40।
तो इस तरह से ये इसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट यही है, हम यूनिट बढ़ाने के लिए इसकी यूनिट का सेक्रीफाइस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे MOC को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर होता है कि ये शिफ्ट कैसे होता है, जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट होता है वैसे ही PPC भी शिफ्ट होता है। डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है, पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, जब प्राइजेस में कोई चेंज ना हो और अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो मेरा पहले से एक वीडियो मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। तो PPC विल शिफ्ट अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन में क्या होता है, PPC कर्व शिफ्ट होता है। चेंज इन रिसोर्सेज, अगर हमें रिसोर्सेज ज़्यादा मिल गए हैं, फैक्टर्स ज़्यादा मिल गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, अगर हमारे पास फैक्टर ज़्यादा आ जाएंगे, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है इसका, तो जैसे ही फैक्टर्स रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, या टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी, अगर हमारी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगी तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अदर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भी डिमिनिश होती है, हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं होती है और वो वर्स होती चली जाती है, तो क्या होगा, PPC कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन जो मैंने अभी आपको समझाया, द PPC कर्व कैन शिफ्ट इन बोथ वेज, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, वो राइटवर्ड में भी होगा और लेफ्टवर्ड में भी होगा। इंडिकेट्स द इंक्रीज इन द रिसोर्सेज आर इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। On the other hand, the leftward shift of production possibility curve indicates the decrease in the resources or degradation of technology in the economy. तो rightward shift होने का होगा कि increase resources और improvement in technology, और leftward shift होने के reason क्या है, decrease in resources और degradation of technology। मतलब टेक्नोलॉजी वर्स होती जाएगी या हमारे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, रोटेशन होगी। शिफ्ट में क्या था कि वो पूरा का पूरा कर्व ही दूसरा बन जाएगा, और इसमें क्या है, रोटेशन का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक कमोडिटी के रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है, उसी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अब आउटवर्ड होने का क्या है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी। तो ये जो पहले डायग्राम बने हैं ये एक्स कमोडिटी के फेवर में है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, या रिसोर्सेज बड़े हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, वही रीज़न वही है, बस वहाँ पे दोनों गुड्स में जब ऐसा होता है तो शिफ्ट करेगा, और रोटेट कब करेगा, जब ओनली वन कमोडिटी के फेवर में होगा। तो यहाँ पे एक्स के जो फैक्टर हैं वो क्या हुए हैं, एक्स के फैक्टर इम्प्रूव हुए हैं, हमें ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए हैं और उसी की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वाई के तो अब भी उतने ही यूनिट बनेंगे, पर एक्स के अब OQ से OQ1 हो गए हैं, और जो अदर है ये वाई के फेवर में है। यहाँ पे एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्स के किसी भी फैक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, कोई भी हमें फैक्टर ज़्यादा नहीं मिले। यहाँ पे हमें वाई के फेवर में क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है और ग्रोथ हुई है रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन अब OA से OA1 हो गया है। ये दिस इज नोन एज आउटवर्ड रोटेशन, और ये रोटेशन टू राइट। और अगर इनवर्ड होता है तो उसका वही रीजन लेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वन कमोडिटी और फॉल इन रिसोर्सेज, या तो रिसोर्सेज कम हो गए या हमारी टेक्नोलॉजी वर्स होती जा रही है। तो ये एक्स कमोडिटी के उसमें है और ये वाई में, यहाँ पे वाई के हमने यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पे एक्स के। तो मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप लिख सकते हैं कि व्हेन द टेक्नोलॉजी आर एफिशिएंट और देयर इज a growth of resources for a commodity X, PPC rotates from AQ to AQ1 as this will be productivity of X। ये मैंने इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। आप सेम टू सेम y के लिए लिख लेंगे, ये इनवर्ड के लिए x का लिखा है, और सेम टू सेम आप y के लिए इसको कॉपी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ इसका, कि जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी है 20,000, फिर आपको एक दूसरी कंपनी में आपने अप्लाई किया, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको 25,000 मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर ले,
बट ये जो ऑफिस है वो आपके 10 मिनट्स का ही डिस्टेंस रहता है आपके घर से, और जो ये है वो आपके हो सकता है 30 मिनट्स का डिस्टेंस हो, बीच में ट्रैफिक आ जाए, आपको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप क्या सोचेंगे कि इससे तो अच्छा है मैं इतना टाइम लगाऊं, वहाँ परेशान हूँ ट्रैफिक में, इतनी दूर जाऊं, इससे अच्छा है मैं 20,000 में 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे जो मेरा ऑफिस है मैं वहीं काम कर लूँ। तो जो आपने ये 5,000 गिव अप किया है, मतलब आपने जो छोड़ दिया है, वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब एक काम के लिए आपने दूसरे काम को इसको छोड़ दिया है अपना कंफर्ट देखते हुए, क्योंकि आप अब इतना टाइम लगा के वहाँ नहीं जाना चाहते, ट्रैफिक वगैरह को ट्रैफिक में सर्वाइव नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं 20,000 में इसी ऑफिस में ओके हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है, आप डेफिनेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी दैट हैज बीन फॉरगोन in order to produce the first, as production of all the goods cannot be increased simultaneously, क्योंकि हम सारे प्रोडक्शन को, सारे गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें एक का गिव अप करना पड़ेगा। इसी तरह आप इतना पेमेंट नहीं ले सकते हैं, आपको या तो अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपना टाइम और खर्च करना पड़ेगा, तब आप इतना कमा सकते हैं, अदरवाइज आपको 20 में ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स समटाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट। कभी कभी इसी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोल देते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।